तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने इतिहास के प्रैक्टिस सेट को शुरू किया हुआ है और ये मकसद है शुरू करने का ये कि 2024 में होने वाला जो भी एग्ज़ाम है आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके, चाहे वो स्टेट पीसीएस दे रहे हो आप या यूपीएससी दे रहे हो या फिर यूपी में आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला वो दे रहे हो या फिर आगे आने वाली जो वैकेंसी वो दे रहे हो। बेसिकली मैं 2024 पीसीएस और बाकी एग्जामों को लेकर के टारगेट की हूँ। अभी क्या है, क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, व्यूज वगैरह ठीक ठाक जाता है, लोगों को जोड़ते हैं अगर आप, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का जो प्रकृति है वो और कठिन करूंगा, वो और भी कठिन क्वेश्चन शामिल होगा और इतने क्वेश्चन मैं शामिल कर दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये कर लीजिए। बाकी अगर मेरा कोर्स आप लोगों ने लिया है, पढ़ा हुआ है, तो आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको फिर बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बुक्स वगैरह आपको छूने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने मुझसे पढ़ा है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर अभी हम लोग इतिहास ऑप्शनल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ें। तो 20-20 क्वेश्चन का सेट हम लोगों का चल रहा है, 4 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी वजह से 80 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे 81 से नंबरिंग आप देख रहे हैं कि 81 से हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आपको देखते जाना है क्वेश्चन के नेचर देखेंगे, उसमें मैंने बताया मिक्स टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेवेंस क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं जो बेसिकली पूछा ही नहीं जाता कभी, क्योंकि आपको बहुत हार्ड एंड हार्डर नहीं बनाना है कि आप पूरी तरीके से लोड यही करिए तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी आए। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन है जो रिलेटेड होंगे, पूछे गए होंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछे जाने की संभावना होगी। तो 2 सीरीज में चला रहा हूँ, एक इतिहास का चला रहा हूँ और एक चला रहा हूँ पॉलिटी का, जिसमें एक लेक्चर गया है जो लाइव क्लास था मेरा, पॉलिटी मैंने डिस्कशन किया था 15 क्वेश्चन के आसपास, तो उसे भी मैं कंटिन्यू करूंगा। और पॉलिटी वाला जो क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ बेसिकली एनसीईआरटी से मैंने उठाया कि एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको उठा करके डाल दिया जाए। अभी ये आपका मिक्स रूप में जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इसके आगे मैं और भी वैरायटीज के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं, मैं कहता नहीं कभी, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ा जोड़िए, लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, व्यूज थोड़ा जाए ठीक ठाक, तो फिर मैं काम करूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे वीडियोस जिस पे व्यूज देखता हूं, लाखों व्यूज जा रहे हैं, जो एक्चुअल में वो लाखों व्यूज डिजर्व नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी जा रहा है। यहाँ इतना मेहनत करके पढ़ाने के बाद भी व्यूज नहीं जाते। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यूट्यूब एसईओ का कुछ मसला होता है, कई सारे लोगों ने बताया कि आप ये चीजें थोड़ा सा करिए तो शायद जाए, तो मैं देखूंगा उसके बारे में, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रयास करिए ताकि चीजें थोड़ा सर्चिंग में आए, तो फिर और मजा आएगा पढ़ाने में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है। यह जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण है, सभी वेदों में सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है और रुचिकर भी है। क्योंकि, लेकिन कारण यहां पे दिया गया है, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। अगर आप इस पूरे कथन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक पार्ट तो इसका सही है, लेकिन दूसरा पार्ट हम ये नहीं कह सकते कि ऋग्वेद में निम्न वर्ग के लोगों की मान्यताओं का वर्णन है, इसलिए बहुत ही रुचिकर है। तो ये वाली चीजें पूरी तरीके से खंडित हो जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है कि निम्न वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई मान्यता है। ऋग्वेद में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, धर्म का उल्लेख किया गया है, समाज का उल्लेख किया गया है, उस काल के लोगों की राजनीति का उल्लेख किया गया है, क्या क्या प्रयोग होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निम्न वर्ग के लोगों की मान्यताओं को उल्लेख किया गया, तो ये कथन हम लोगों का हो जाता है गलत। दूसरा, आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। तो यहां पे मैं बता दूं, वेद त्रयी का उल्लेख होता है। वेद त्रयी, जब वेद त्रयी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 वेद ही आते हैं, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद वेद त्रयी में आता है, यजुर्वेद और सामवेद। तो प्रारंभ से ही वेदों की श्रेणी में यही 3 वेद शामिल थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जब लोग पढ़े थे तो मैंने उसमें बताया भी था कि अथर्ववेद बेसिकली क्या था। अथर्ववेद में मैक्सिमम चीजें उठा ली गई हैं, अन्य वेदों से उठा लिया गया है, कुछ चीजों को शामिल कर लिया गया और अंत में लिया गया। तो शुरू से, आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में शामिल नहीं किया जाता रहा है, तो यह कथन भी गलत साबित होता है। इसमें देखो कौन सा कथन सही है, तो ना तो कथन ए सही है और न ही कथन दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए और नहीं बी, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे? आइए बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस के आंसर को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और कोशिश करिए सॉल्व करने का, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं, तब तक आप पढ़ करके चीजों को समझ जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं आंसर तुरंत बताऊंगा तो आप
आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज, इस पे जरूर कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए, लोगों को मेंशन भी करिए कमेंट में। और ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़िए भी। बेसिकली वो लोग भी जुड़ सकते हैं हमसे जो लोग इतिहास से टीजीटी, पीजीटी और नेट जियारत देना चाहते हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत ही कारगर है, हिस्ट्री वाला सेक्शन। और हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी के लिए आप मेरा इतिहास का कोर्स जो है उसको लेकर के पढ़ जाइए एक बार, फिर आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह थोड़ा मेहनत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 82। पूर्व वैदिक, दो चीजें हैं कथन, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। मैंने बताया कि वैदिक काल को बेसिकली दो भागों में बांट देते हैं हम लोग। जब दो भागों हम लोग बांटते हैं वैदिक काल को, तो एक को बोलते हैं हम लोग उत्तर वैदिक और दूसरा को बोला जाता है ऋग वैदिक। इसी ऋग वैदिक को पूर्व वैदिक भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक के बाद आता है, उत्तर और पूर्व दो आता है, पूर्व मिस पहले, उत्तर मिस होता है बाद में। समझ पा रहे हैं? जैसे मौर्योत्तर काल को हम बोल सकते हैं, मौर्योत्तर क्या हो गया, मौर्य और उत्तर का एक साथ जोड़ दिया गया, तो बीच में जो संधि हो रहा था उस संधि को हमने मिला दिया, तो हो गया मौर्योत्तर। ऐसे लिखना हो तो मौर्य और उत्तर काल भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मौर्यों के बाद का काल। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। इसे पूर्व वैदिक से आप लोग सीधे हड़प्पा काल तक मत चले जाइए। कई सारे लोगों सर पूर्व वैदिक तो यानी वैदिक काल से पहले की बात हो रही है, यानी हड़प्पा काल की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो इसी ऋग वैदिक को उत्तर वैदिक के सापेक्ष पूर्व वैदिक बोल दिया जाता है। ठीक, यहाँ बातें हो रही है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो हड़प्पा काल लगभग हम लोगों ने समाप्त कर लिया पहले सीजन में, पहले इससे पहले वाले लेक्चर में। उससे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जो सीरीज था, तो क्रम से चैप्टर वाइज ही सीरीज चल रहा है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो क्या है। पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ, जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों का अधिक विकास हुआ। ये सही है कि वैदिक काल में संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट था, खूब जम करके संयुक्त परिवार की बातें की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होता जाता है, एकल परिवार की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों का अधिक विकास हुआ, यह सही है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे। अब यहाँ पे देखिए, जब पूर्व वैदिक यानी ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका था, लेकिन यहाँ की खूबी यह थी कि यहाँ का वर्ण व्यवस्था क्या था, ये जन्म के आधार पर न होकर के व्यवसाय के आधार पर था। और इसलिए कहा जाता है कि एक ही घर में अगर चार लोग हैं, चार अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, तो चारों का वर्ण अलग अलग होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता है कि मैं ऋषि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा पीसने का काम करती है। तो इसका सीधा मतलब कि तीनों लोगों का अलग अलग वर्ण है। तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण होता था वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता था, जन्म के आधार पर निर्धारण नहीं होता था, इसलिए वहां पे समान वर्ण में विवाह हो जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं तो यही व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होने वाला जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगता है और एक वर्ण एक जाति के रूप में आ जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में यह आया कि अपने ही वर्ण में, पूर्व वैदिक काल विवाह अपने ही वर्ण में होते थे, तो उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः विवाह जो है पूरी तरीके से वर्ण आधारित हो जाता है कि हमें अपने ही वर्ण में करना है। जबकि पूर्व वैदिक काल में मैंने बताया कि वर्ण का निर्धारण व्यवसाय से होता था, तो अलग अलग वर्णों में भी हो जाता था, क्योंकि होता है ना कि एक ही घर में चार लोग हैं तो कर लिए विवाह, अलग अलग काम करें, इस वजह से अलग अलग वर्ण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय न होकर के जन्म बेस हो गया था और यहीं से हमें कास्ट यानी जाति की उत्पत्ति भी होती है। तो समान जाति विवाह उत्तर वैदिक काल का गुण है, पूर्व वैदिक काल का गुण नहीं। पूर्व वैदिक काल में अलग अलग वर्णों में विवाह हो जाता था, क्योंकि वर्ण का आधार व्यवसाय था, जन्म नहीं था। तो ये वाला कथन हम लोग क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिखा रहा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों जगह में विवाह अपने वर्ण में होता था। तो ये हम पा रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में विवाह था अपने वर्ण में हो रहा है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में यह जरूरी नहीं था कि अपने ही वर्ण में हो, तो यह कथन हो जाता है गलत। तीसरा, उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं, सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो यह भी सही कथन है कि उत्तर वैदिक काल में आकर के मुद्राओं का प्रचलन धीरे धीरे हो गया था। तो हम लोग क्या पाते हैं, एक सही है और तीन सही है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, एक और तीन होगा सही, बाकी दो हो जाएगा गलत, दूसरा हो जाएगा गलत। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में उल्लिखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर जिसे बोलते हैं, पुनर्विवाह कर सकता है। यानी जो व्यक्ति है अगर किसी की पत्नी मर जाए तो उसे बोला जाता है विधुर। ये हिंदी में पूछता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसकी पत्नी मर गई क्या बोलता है, विधुर।
जिसका पति मर गया है तो हो जाता है विधवा। तो यहां पर दिया गया है किस में उल्लिखित है कि यह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है, यानी जो विधुर हो, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो यानी जो विधवा हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। कहां पर उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका उल्लेख एक्चुअल में न तो जातक में किया गया है, न ही रामायणी में किया गया है, न ही याज्ञवल्क्य में किया है, बल्कि इसका उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अनुमति नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनके पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है, जबकि जो विधुर है, जो पुरुष है, उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगी। आगे आते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हिंदू कानून के अनुसार, बहुत मजेदार प्रश्न है ये, हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। जैसे हम लोगों को पता है कि जब मुस्लिम विवाह की हम लोग बात करते हैं तो अक्सर आप लोग सुने होंगे कि मुस्लिम विवाह क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ना, संविदा जिसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा है। लेकिन हिंदू विवाह के संदर्भ में हम बातें करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हिंदू विवाह एक प्रकार का संस्कार है। हिंदू और मुस्लिम विवाह में यही डिफरेंस है। मुस्लिम विवाह जहां विवाह को कॉन्ट्रैक्ट मानता है, रिश्ता ठीक चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर अलग होने की जिम्मेदारी होता है कि आप अलग हो जाइए, यानी तलाक मुस्लिम विवाह में शुरू से ही शामिल रहा है कि नहीं हो रहा है तो ठीक है, अलग हो जाते हैं। अब इस पे आपकी क्या राय है, क्या होनी चाहिए, वो आपका पर्सनल राय हो सकता है। लेकिन हिंदू विवाह में विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है। हो गया तो फिर 7 जन्म तक निभाइए, है ना, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में 7 जन्मों के अलग अलग कस्में होती है, फिर उसी को निभाना होता है। तो यहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदू विवाह एक अनुबंध के रूप में है, खारिज हो जाएगा, नहीं है। एक संस्कार के रूप में, हाँ हिंदू विवाह संस्कार है। आपसी समझ के रूप में ये भी नहीं है। अविच्छेद के रूप में है, ये भी नहीं, क्योंकि हम लोग पता है कि बाद में चल करके हिंदू विवाह में भी तलाक जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया जो जारी किया गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा केवल 2, एक संस्कार के रूप में है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां संस्कृतिकरण का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति संस्कृतिकरण के उस एस्पेक्ट पे जाता है। इसके एग्जांपल समझिए कि इसको नव ब्राह्मणवाद एक्चुअल में जुड़ा गया है। ये नव ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया नव ब्राह्मणवाद से पूछा गया, जो संस्कृतिकरण को दर्शाता है। या नव ब्राह्मणवाद से सीधा सा मतलब है, थोड़ा सा समझेंगे अगर आप, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, मान लेते हैं कि वो शूद्र व्यक्ति है, उसकी नौकरी लगती है, बिजनेस होता है, खूब पैसा कमाता है, तो यह जो शूद्र व्यक्ति है वह अपने रहन सहन, खाना पीना, बाकी चीजों को ब्राह्मणों के अनुरूप करने का प्रयास करता है। ब्राह्मणों जैसा रहना शुरू कर देगा, उनके जैसा कपड़ा पहनना शुरू कर देगा, उनके जैसा खाना पीना शुरू कर देगा। फिर बाद में बोलेगा कि हम मांस नहीं खाते, हम शाकाहारी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं। तो पूरा व्यवहार अपने जीवन को ब्राह्मणों जैसा ढालना शुरू कर देता है। इसी को बोला गया नव ब्राह्मणवाद, और यही एक संस्कृतिकरण के रूप में आता है कि कैसे हम, जो ही हमारे पास पैसा आता है तो हम दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं बड़े बड़े मेगा सिटीज में कि जिनके पास पैसा है, लग्जरियस लाइफ है, तो वो वेस्टर्न कल्चर को किस प्रकार से फॉलो करते हैं। उनके घर के बच्चे, लड़के लड़कियां किस तरीके से कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से बातें करना शुरू कर देते हैं, कैसे घूमना शुरू कर देते हैं। यही है संस्कृतिकरण। इसी प्रश्न को यहाँ पे पूछ दिया और IAS में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितना मजेदार प्रश्न पूछा है। यहाँ बताया गया कि यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर परिस्थिति की जाति के कर्मकांड, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक प्रशस्ति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वही चीज है, यानी संस्कृतिकरण सीधा सा मतलब वह प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति उस लायक होता है तो उच्चतर जाति को फॉलो करता है। जैसे मुस्लिम में भी है, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास जब पैसा कौड़ी आता है तो फिर उच्च जातियों को फॉलो कर देते हैं। उच्च मुस्लिम जाति कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनका हाव भाव कैसा, वो सब कुछ कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हिंदू धर्म में भी है, जो शूद्र जाति के लोग हैं उनके पास पैसा आया तो उस प्रकार का हाव भाव शुरू कर दिया। जैसे इस पर चर्चा भी चली थी कि अम्बेडकर ने खूब प्रचार किया शूद्रों को लेकर के, लेकिन कई सारे शूद्र, जैसे IAS बन गया कोई शूद्र, अब देखेंगे कि जो IAS बना हुआ शूद्र व्यक्ति है उसको शूद्रों से ही नफरत हो गया।
दूसरे शूद्रों से नफरत हो रहा है, अरे ये बहुत गंदे होते हैं, दूर हटो, तुम गंदा हो। खुद भी शुद्र है, दूसरा भी शुद्र है। अब अपने आप को दिखाएंगे कि बहुत बड़े साफ सफाई वाले व्यक्ति हैं, हमारा रहन सहन खाना पीना बहुत हाई लेवल का है, दूसरे शूद्र से नफरत क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक दूसरे उच्च जाति से अपना तुलना शुरू कर दी है। उनकी जो प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथाएं हो या धार्मिक प्रथाएं हो, उनका रहन सहन, सब कुछ हमने वो अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी स्थिति अब उनसे अलग हो गई है। यही चीज दर्शाई गया है। मुसलमानों में भी है, जो निम्न जाति जैसे मुस्लिम है, हालांकि उच्च नीच जाति जैसी कुछ चीजें मैं नहीं मानता, लेकिन जो माना जाता है सामान्यतः कि ये जातियां हैं, मुसलमानों में शूद्र हैं, उनके पास जब पैसा आता है तो फिर उनका हाव भाव क्या होता है? मुसलमानों के उच्च जाति जैसा होता है। कैसे पहनते हैं वो, कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं समाज में, उस तरीके से, और अपने ही जाति के साथ वो भेदभाव शुरू कर देते हैं। अपने जाति के लोग आएंगे तो उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कोई उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति के साथ व्यवहार करता है। क्लियर? तो एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या कहा गया कि वे प्रथाएं जो समानतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती है, जैसे शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, है ना, विशेष प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान आदि सब कुछ शामिल हो जाता है। मैंने कई सारे ऐसे शूद्र यानी देखे हैं, शूद्रों को मैंने देखा है जो अधिकारी बने, अधिकारी बनने के बाद यज्ञोपवीत धारण करना शुरू कर दिए। जो पहले मांस खाते थे, आप लोगों को पता है, खाते हैं, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो समानतः मानते हैं कि नहीं खाते, अलग खाते तो ब्राह्मण भी है, लेकिन होता है कि हम नहीं खाते। तो फिर वो व्यक्ति ऊपर जाने के बाद बोलेगा कि मैं मांस नहीं खाता, जो पहले खाता था अब वो नहीं खाता, मैं खाता था अब मैं छोड़ दिया हूं, मैं पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी हो गया हूं, यज्ञोपवीत धारण करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों जैसा पूजा पाठ करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का दोनों हो जाएगा, सी, यानी ए और दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिए, IAS में पूछा गया प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ सकते हैं दोबारा। अब आगे अगले प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 और 2। आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 1 है, कलयुग वर्ण संकर अर्थात वर्णों का सामाजिक व्यवस्थाओं के सम्मिश्रण की विशेषता युक्त गहन सामाजिक संकट की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होता है कि वर्ण संकट, समझ रहे हैं ना, 2 वर्णों का मेल एक नया सामाजिक संकट तो पैदा कर रहा है 2 वर्णों के मेल से। दूसरा क्या है, वैश्यों और शूद्रों, जैसे शूद्र, वैश्य और शूद्र, कृषक हो गए, कलाकार हो गए, श्रमिक हो गए, ने या तो उत्पादक कार्यों को करने अथवा कर देने अथवा आर्थिक उत्पादन हेतु आवश्यक श्रम पूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुई और सामाजिक तनाव निर्मित हुए। ये सीधे वर्ण से प्रश्न पूछा गया। वर्ण संकर हो गया, 2 वर्णों के बीच का मेल, वर्ण संकर। उसके बाद जो वर्ण रहे उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों से भी मना कर दिया, जैसे कि हिंदू धर्म में 4 वर्णों के कंसेप्ट की बातें की गई और चारों वर्ण की जिम्मेदारियां निश्चित की गई। यही वजह था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था का जम करके समर्थन करते थे। उनका मानना था कि एक समाज को चलाने के लिए जो वर्ण है वो वर्ण होना जरूरी है, ताकि चारों वर्णों की अपनी सामाजिक और घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से निश्चित है। अगर वो जिम्मेदारियां वो ईमानदारी से निभाए तो समाज में कोई तनाव नहीं होगा। वो बोलते हैं सामाजिक तनाव का कारण यही कि वर्णों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना बंद कर दिया है। और अंबेडकर वर्णों से चिढ़ते थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था में उच्च और निम्न का कॉन्सेप्ट आ गया है, शूद्रों को सबसे निचले जो एक वर्ण में रखा गया, वर्ण के सबसे निचले पायदान पर रखा गया और इसी वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये कथन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा मतलब हो गया सामाजिक तनाव का रीजन ही वही हो गया, कमजोर व्यवस्था। एक तो सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुआ क्योंकि वर्णों ने अपनी जिम्मेदारियां खो दी, जो जिम्मेदारियां थी वर्णों की वो करना शुरू कर दिए। उसके बाद वर्ण संकर 2 वर्णों के मेल से सामाजिक तनाव बढ़ता है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी IAS का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ध्यान रखिए, यहां पूछ रहा है नहीं है, कौन सी लाक्षणिक विशेषता नहीं है ऋग्वैदिक आर्यों की? आइए, वे अश्व, रथ, कांस्य के उपयोग से परिचित थे। सही है, परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों की बातें हो रही है, ध्यान रखिए। पूर्व वैदिक आर्य इसे बोलते हैं हम लोग, पूर्व वैदिक आर्य। दूसरा है वे लौह के उपयोग से परिचित थे। तो मैं बता दूं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित वो बाद में होते हैं। वे गौ से परिचित थे। सही है। संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था गाय। हाँ, ये भी ठीक है। वे ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे। तो हाँ, ये सही है, तांबे से परिचित थे और हल के उपयोग से परिचित थे। तो इसमें एक जो सही नहीं है वो हो जाएगा बी। आंसर हम लोगों का होगा बी, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखिए, यहां पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है।
किसके संदर्भ में? ऋग्वेद के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दिख रहा है? देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों के द्वारा की जाती थी। सही है, ऋग्वेदिक यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से करते थे ये। इसके अलावा क्या है? देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। यह भी सही लग रहा है। ऐसा माना जाता है कि अर्पण या अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यज्ञ अग्नि माना जाता था देवता और मनुष्यों के बीच संपर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन। तो ये भी कथन सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किया जाता था, ये गलत है। मंदिरों में यज्ञ संपन्न नहीं किया जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों की जो पूजा पद्धति थी वो मंदिरों में नहीं होती थी। हम देवालयों से ये भी परिचित नहीं मिलते। ऋग्वेद में भी हमें मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए बी सी। कौन सही नहीं है? तो डी सही नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका। राइट, यही हो जाएगा, डी सही नहीं है। क्लियर है? आगे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप, या धर्म के स्वरूप को लेकर के पूछा गया है? किसमें? ऋग्वेद के संदर्भ में। ये भी क्वेश्चन आईएएस का ही क्वेश्चन, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आईएएस का आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। पहला, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद कहा जा सकता है, बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानता है। यह भी सही है, हमने बताया था कि ऋग्वेद और ईरान का जो ग्रंथ मिला अवस्था, उसमें धार्मिक रूप से कई समानताएं हैं। इसी वजह से कई सारे लोगों ने बताया कि एक्चुअल में जो आर्य थे वो ईरान से आए हुए थे, ताकि उनके बीच समानता को दर्शाया जा रहा था कि ईरानी संस्कृति के लोग थे। तो दो भी सही लग रहा है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में नहीं, घर में तो नहीं किया जाता था वैदिक यज्ञ, तो ये गलत हो जा रहा है। वैदिक यज्ञ में दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड की विशेष आवश्यकताएं होती थी। ये सही है। वैदिक जो यज्ञ होता था वो दो प्रकार का होता था। एक गृहस्थ में घर के लोगों भी अलग अलग छोटे छोटे यज्ञ होते थे और बाकी बड़ा यज्ञ भी संपादित किया जाता था राजाओं के द्वारा। तो इसमें एक सही है, दो सही है और चार सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 1 2 4। ये सही नहीं है कि ये घर में किया जाता था वैदिक यज्ञ या यजमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राक्षस प्रकार का विवाह। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और विवाह के कई रूप हैं, जिसमें एक रूप है राक्षस प्रकार का विवाह। और राक्षस प्रकार का विवाह ज्यादातर प्रचलित था किसमें? राजपूतों में प्रचलित था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता था? ये राजपूतों में प्रचलित था। ये क्या करते थे? अपहरण करके विवाह कर लेते थे। और इसके लिए पृथ्वीराज बहुत ही फेमस थे। इन्होंने कई सारे, लोग बताते हैं कि कई सारे युद्ध इन्होंने सिर्फ राजकुमारियों के लिए किया। हालांकि मैंने संयुक्ता प्रकरण को लेकर भी वीडियो बनाया था। ये जो संयुक्ता प्रकरण है पूरी तरीके से फेक है, गलत है। ये संयुक्ता नाम भी कोई लड़की थी नहीं, जैसे इनकी जो बातें की जाती है। तो कई सारे मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन कहते हैं कि राक्षस प्रकार का विवाह राजपूतों में प्रचलित था, ताकि वो जो पसंद लड़की आ जाती थी उसको उठा ले जाते थे और विवाह कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है। चलिए कथन देख लेते हैं पहले हम लोग। आरंभिक आर्य, शुरुआती आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे। सही है, कबायली थे आरंभिक आर्य ने ऐसा कोई राजनीतिक संरचना विकास नहीं किया था जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। सही है, आर्यों का एक कबायली समाज था, कबायली संरचना था। तो उन्होंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर दिया था जिसे हम कहते हैं कि एक्चुअली में ये राज्य है। बस ये था कि ठीक है, उनका एक सिस्टम चल रहा था, व्यवस्था चल रहा था। कबायली संरचना के अनुसार वो राज्य व्यवस्था चल रही थी। राजतंत्र वैसा ही था जैसा जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। देखिए अब ये चीजें आप देखेंगे आप लोग। तो जब हम लोग राजन की बात करते हैं तो राजा क्या होता था ऋग्वेद में? वो बेसिकली गांव के लोग बैठते थे और चुन लेते थे उसे, और चुनने के बाद जिम्मेदारी, तो कोई ऐसा सेनापति वगैरह नहीं होता था। फिर रक्षा करने की जिम्मेदारी क्या होती थी कि जब भी कुछ लड़ाई वगैरह होता था तो गांव के लोगों को इकट्ठा करता था और बोलता था चलिए सब लोग लड़िए। स्पेशली कोई सेना वगैरह, स्थायी सेना जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कथन गलत लग रहा है। कथन सिर्फ एक सही हम लोगों का, कथन दो सही नहीं है। तो इसमें कथन एक सही है किंतु दो गलत है। आंसर हो जाएगा 3 हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। अब आते हैं आगे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो देखिए 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है यही विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। और आप लोगों को पता है कि पुरुष सूक्त से ही बताया गया है 4 वर्णों की उत्पत्ति बताया गया है, और यहीं से विवाह समारोह के बारे में भी चर्चा मिलता है। राइट, आगे
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, अभी अवतरित हुए नहीं, भावी बुद्ध की बातें मैं कर रहा हूं। तो आप बताइए, एक है औलितिकेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पद्मपाणि। तो कई सारे लोग क्या होता है कि इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के पद्मपाणि लगा करके चले आते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो भावी बुद्ध है वो मैत्रेय को बोला जाता है और बोलते हैं ये बुद्ध के 5वें रूप है, जो करुणा वाले रूप हैं, और माना जाता है कि ये जन्म लेंगे अभी भावी बुद्ध। तो ये मैत्रेय होगा आंसर हम लोगों का, न कि पद्मपाणि होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला आता है, अभी पद्मपाणि भी आगे आप लोगों को मिलेगा। अणुव्रत सिद्धांत, आपको पता है कि अणुव्रत की बातें की गई जैन धर्म, जहां 2 प्रकार के व्रत हैं, महाव्रत और अणुव्रत। ये अणुव्रत उनके लिए है जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो 5 व्रत है, सत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, उसमें से भागों में बांट दिया गया महाव्रत और अणुव्रत में। और अणुव्रत का सीधा मतलब हो गया ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सरल कर दिया जाता है, बहुत कठिन नहीं होता। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अणुव्रत का सिद्धांत। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अब देखिए, जब आप बुद्ध साहित्य और जैन साहित्य जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा कंट्रास्ट करने वाली चीजें हैं। तो अब जैसे कि बृहत कल्प सूत्र जैन साहित्य है, सूत्रांग जैन साहित्य है, आचारांग सूत्र जैन साहित्य है। जब थेरी गाथा की बात करते हैं तो एक्चुअली में जैन साहित्य नहीं बल्कि ये बौद्ध साहित्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। और कई सारे लोग बृहद कल्प सूत्र को मार देते हैं या फिर सूत्र कीर्तांग को मार करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही जैन साहित्य का भाग नहीं होगा, क्योंकि थेरी गाथा लग रहा है कि ये जैन साहित्य का भाग हुआ, लेकिन ये बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी यहां बौद्ध और जैन धर्म की समानता को लेकर के प्रश्न पूछा गया। क्या समानता है दोनों? देखिए, तप और भोग किया अति का परिहार सही है, दोनों समान है, दोनों तब भोग का परिहार करते हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मैंने बताया कि ये जैन और बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। और जब भारतीय इतिहास या दर्शन में हम लोग जाते हैं तो वहां पाते हैं कि भारत में दर्शन का सीधा मतलब होता है कि ऐसे धर्म जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते उन्हें बोला जाता है नास्तिक। तो एक्चुअल में बौद्ध और जैन दोनों वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके जो कर्मकांड वगैरह थे जो बाद में जोड़े गए उनका ये खुल करके विरोध करते थे। तो ये भी हम लोगों को कथन सही लग रहा है। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, हालांकि हिंसा का निषेध जैन धर्म में बड़ी मात्रा में किया है, खूब जोर देके किया है। बौद्ध धर्म में भी हिंसा का निषेध किया गया, हालांकि उतनी कड़ाई के साथ हिंसा की बातें नहीं की गई, लेकिन बौद्ध धर्म ही अहिंसक धर्म है, जैन धर्म भी अहिंसक धर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों कथन सही है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा, कर्मकांडों का निषेध, हाँ, चारों कथन सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, चारों कथन सही है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व औलितिकेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो ये औलितिकेश्वर होता है संसार का जो है कि रक्षा करने वाला, और ये आता है आंसर हम लोगों का पद्मपाणि। तो ये है पद्मपाणि, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने बातें किया था वहां पे इससे पहले। तो पद्मपाणि क्या है कि ये बौद्ध धर्म में बोधिसत्व माना गया है पद्मपाणि को। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे पद्मपाणि। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अब अष्टांग मार्ग कहाँ दिया गया आपको पता है? 8 जब मार्गों की बात किया जाए तो ये दिया गया है अष्टांग मार्ग। दीपवंश की विषय वस्तु का नहीं है संरचना, दिव्यदान का भी नहीं है, ये महापरिनिर्वाण का भी विषय वस्तु नहीं, ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय वस्तु है। तो यहाँ पे अष्टांग मार्ग की बातें की गई हैं, ध्यान रखिएगा। महानिर्वाण की विषय वस्तु भी नहीं है, बल्कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है ये अष्टांग मार्ग। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कथन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जा रहे हैं कथन और कारण को लेकर के। पहले प्रश्न क्या होता था? सीधे सीधे लाइन दिया, क्वेश्चन दे दिया। अब थोड़ा आपको घुमाया जा रहा है, थोड़ा चकराया जा रहा है, तो थोड़ा सा विचार करिए, आपने विचार किया नहीं, सिर्फ रटे तो नहीं हुए। तो कथन कारण बेसिकली समझ आधारित प्रश्न होता है। तो देखिए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया। ठीक है, सही है, जैन धर्म अपनाने से रोक दिया। क्यों? कारण क्या है? कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल है, राइट। जैन धर्म अपनाने वाले क्या होता है, खेती जो कृषक रहे उनको आकर्षित जैन धर्म नहीं कर पाए। ये भी जरा कि भारत में जैन धर्म बहुत ज्यादा नहीं सक्सेस हो पाया, क्योंकि इतना ज्यादा अहिंसा पे जोर दे दिया कि कृषक समुदाय यानी कृषक ज्यादातर लोग जो है कि उस समय खेती पे आजीविका चलता था, तो लोगों को आकर्षित नहीं किया। जो व्यापारी थे उनको भी जैन धर्म ने आकर्षित नहीं किया। तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये तो सही है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री नहीं थी बल्कि चेतक की बहन थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां भी कंफ्यूज होता है, चेतक की पुत्री न होकर के क्या थी, वो चेतक की बहन थी। तो बौद्ध और जैन धर्म जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों को थोड़ा जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए। तो चीजें और भी क्वेश्चन की वैरायटीज में लेकर के आऊंगा, खूब क्वेश्चन करा दूंगा, एकदम रटवा दूंगा आप लोगों को सारा क्वेश्चन। तो यहां तक चीजें रही, तो सभी लोगों को थैंक यू।